हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ गैस। इसमें हम देखेंगे डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर और साथ में हम ये देखेंगे इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर द रियल गैस। और इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ रियल गैस जो है उस इक्वेशन को हम वंडर वाल गैस इक्वेशन कहते हैं। या करेक्शन ऑफ वॉल्यूम और करेक्शन ऑफ प्रेशर भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि आइडियल गैस क्या है। तो अ गैस विच ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी को हम क्या बोलते हैं बेटा? आइडियल गैस इक्वेशन। तो हम आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी है। और आइडियल गैस की अगर आपको कोई डेफिनेशन पूछे तो हम लिखेंगे अ गैस विच ओबेज द आइडियल गैस इक्वेशन मतलब पीवी इक्वल्स टू एनआरटी and other gases law, Boyle's law, Charles law, Avogadro law, under all condition of temperature and pressure known as ideal gas or perfect gas। पर एक्चुअल मीनिंग में कोई भी गैस PV इक्वल्स टू एनआरटी या फिर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ को सारे टेम्परेचर और प्रेशर पर अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर पर फॉलो अप नहीं करती है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पर्टिकुलर प्रेशर पर गैस अपना आइडियल बिहेवियर से डिपार्चर शो करती है, वो आइडियली बिहेवियर नहीं करती है। इसको हम डिस्कस करें तो मैं एक एग्जांपल से पहले आपको क्लियर करूं कि ये डेविएशन का मतलब क्या है। तो सबसे पहले मैंने एक प्रेजेंटेशन बना रखा है, बहुत सिंपल सा है, बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करते, बॉयल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है ये। हम जानते हैं कि क्या है बॉयल्स लॉ। क्या है बेसिकली? बॉयल्स लॉ है पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर यानी गिवन टेम्परेचर पर, यानी प्रेशर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। प्रेशर ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और वाइस वर्सा। तो मैंने यहां सिचुएशन बना रखी है। इनिशियल सिचुएशन ये है। इस इनिशियल सिचुएशन को मैं ए सिचुएशन ले लेता हूं, ये बी सिचुएशन है, ये सी सिचुएशन है और ये डी सिचुएशन है। ये ए सिचुएशन है और बी है, सी है और डी है। और ये एक सिस्टम है जिसपे ये मूविंग पिस्टन लगा हुआ है। तो मैं टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए इसका वॉल्यूम कम करता जाऊं, वॉल्यूम डिक्रीज करता जा रहा हूं। तो वॉल्यूम जब मैं डिक्रीज करूंगा तो गैस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी बॉयल्स लॉ है। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो गैस है वो आइडियली बिहेवियर कर रही है तो क्या होगा? इनिशियल वॉल्यूम मैंने लिया 100 लीटर। जब इनिशियल वॉल्यूम मैंने 100 लीटर लिया तो प्रेशर 1 बार आया। अब मैंने क्या किया, इस वॉल्यूम को रिड्यूस करके 50 लीटर कर दिया। तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जिस प्रोपोर्शन में मैं वॉल्यूम डिक्रीज करूंगा उसी प्रोपोर्शन में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां हमने वॉल्यूम 100 लीटर से 50 लीटर किया तो प्रेशर 1 बार से 2 बार हो गया। फिर मैंने क्या किया, 50 लीटर वॉल्यूम को रिड्यूस करके डिक्रीज करके 25 लीटर कर दिया तो प्रेशर इंक्रीज होकर 4 बार हो गया। सिमिलरली फिर मैंने क्या किया, वॉल्यूम 25 लीटर से भी डिक्रीज करके 12.5 लीटर कर दिया तो प्रेशर 8 बार हो गया। तो ये हुई एक आइडियल सिचुएशन और बॉयल्स लॉ प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है। और ये अब मैंने अभी थ्योरेटिकल बात कही है। दिस इज द डिस्कशन ऑफ थ्योरेटिकल नॉट प्रैक्टिकल। अब मैंने क्या किया, इसका प्रेशर ऑब्जर्व किया। हमारे पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम किसी भी सिस्टम का प्रेशर ऑब्जर्व कर लेते हैं। प्रेशर मेजरमेंट के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जनरली उनको हम प्रेशर गेज या फिर मैनोमीटर्स बोलते हैं। तो मैंने इसका यहां पर जो आइडियल प्रेशर है, आइडियल प्रेशर तो है पीआई। आइडियल प्रेशर हो गया 8 बार, यानी यहां पर P1 इज द आइडियल प्रेशर विच इज 1 बार, P2 is the ideal pressure of this situation। B situation का जो आइडियल प्रेशर है वो 2 बार है। C situation का जो आइडियल प्रेशर है वो 4 बार है। D situation का जो आइडियल प्रेशर है वो 8 बार है। यानी P1, P2, P3, P4 आर आइडियल प्रेशर रेस्पेक्टिवली। अब हमने यहां का प्रेशर किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, किसी भी प्रेशर मेजरमेंट करने वाले इंस्ट्रूमेंट जैसे मैनोमीटर हो गया, प्रेशर गेज हो गया, इससे हमने सब प्रेशर ऑब्जर्व किया प्रैक्टिकली इस सिस्टम का। तो हमने जो प्रेशर ऑब्जर्व किया वो आया 6.5 बार। जस्ट एक एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, अजम्पशन लिया मैंने।
बहुत अच्छा एग्जांपल है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये आया कि यहां पर बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर 8 बार आना चाहिए थ्योरेटिकली, और जब हमने यहां प्रेशर ऑब्जर्व किया तो दिस प्रेशर इज कम्स आउट 6.5। ये जो प्रेशर आया वो कितना आया बेटा? 6.5 बार आया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेशर रिड्यूस हो गया। प्रेशर क्या हो गया? प्रेशर रिड्यूस हो गया बेटा, यानी हमारे पास रिड्यूस प्रेशर ऑब्जर्व किया। P डैश इज 1.5 बार। व्हाट इज P डैश? P डैश इज द रिड्यूस प्रेशर। P डैश इज कॉल्ड रिड्यूस प्रेशर। तो रिड्यूस प्रेशर हमारे पास आया है 1.5 बार। रिड्यूस प्रेशर इज कम्स आउट 1.5 बार। तो थोड़ा सा आप सोचो, थिंक करो कि प्रेशर, आइडियल प्रेशर 8 बार आना चाहिए। आइडियल प्रेशर शुड बी 8 बार, बट हियर प्रेशर इज 6.5 बार। यानी यहां पर जो प्रेशर आना तो कितना चाहिए बेटा? 8 बार आना चाहिए, पर 8 बार की जगह हमारे पास जो ऑब्जर्व प्रेशर आया 6.5 आया। इसका मतलब प्रेशर रिड्यूस हो गया। हमारे आइडियल प्रेशर से जो ऑब्जर्व प्रेशर है वो कितना रिड्यूस हो गया? 1.5 बार इज कॉल्ड रिड्यूस प्रेशर। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है कि ये प्रेशर रिड्यूस क्यों हुआ? तो बेटा ये प्रेशर रिड्यूस क्यों हुआ इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। बेसिकली क्या है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक बार ए और डी सिचुएशन को फिर से कंपेयर कर लेते हैं। ए सिचुएशन पर आप देख लो, ये जो ब्लू पार्टिकल है ये गैस के पार्टिकल्स को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं ए सिचुएशन को ध्यान से देखूं, तो ए सिचुएशन को मैं अगर ध्यान से देखता हूं तो मुझे क्लियर लग रहा है कि यहां केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जिसको मैं केटीजी बोलूंगा, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो केटीजी की पोस्टुलेट्स यहां एप्लीकेबल होती हुई नजर आ रही है। केटीजी का एक पोस्टुलेट यह है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ज्यादा होती है। देयर इज लार्ज इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अमंग गैस मॉलिक्यूल। यस, हियर इज करेक्ट। यहां पर यह चीज करेक्ट है, ये पोस्टुलेट इसका करेक्ट है। क्या डी सिचुएशन में ये पोस्टुलेट करेक्ट है? नहीं है बेटा। आप देख लो, गैस इतनी ज्यादा कंप्रेस हो चुकी है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। तो यहां इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स इज स्मॉल। ठीक है, तो इसका मतलब केटीजी का ये वाला पोस्टुलेट कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मोलिकुलर डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा होती है, वो पोस्टुलेट यहां डेविएट होते हुई दिख रही है। नंबर 1। नंबर 2, यहां पर गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस ज्यादा है, तो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे, इन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होंगे वो नेग्लिजिबल होंगे, क्योंकि गैस मॉलिक्यूल्स के जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो शॉर्ट रेंज होते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्स, यानी शॉर्ट रेंज फोर्स का मतलब ये होता है कि जब वो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा पास में आएंगे तब वो एक दूसरे के फोर्स, मतलब एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स से। यानी जैसे ये फिंगर्स हैं, तो अगर मैं बोलता हूं इन फिंगर्स के बीच में इंटर फिंगर फोर्सेस हैं और शॉर्ट रेंज फोर्सेस हैं। तो इस केस के अंदर तो ये डिस्टेंसेस ज्यादा हैं, तो अब ये सारे फिंगर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेगी, रिपेल नहीं करेगी। लेकिन जब इनके बीच में बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगी तो ये फिंगर्स के जो इंटर फिंगर डिस्टेंसेस कम होने की वजह से इंटर फिंगर अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएंगे और रिपल्शन क्रिएट हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूं कि यहां इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स पर इफेक्ट नहीं डाल रहा है, पर यहां पर ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एक दूसरे के पास में आ गए। इस वजह से क्या होगा, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के रेंज में आ गए, उससे क्या हो गया, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग गए, यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां अपीयर हो गए, यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब केटीजी की ये पोस्टुलेट भी यहां पर डेविएट होती हुई नजर आ रही है। कौन सी पोस्टुलेट? कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हुए, आप उनको इग्नोर कर दो। जो यहां नहीं किया जा सकता है, जो यहां नहीं किया जा सकता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस अफेक्टेड हैं, एक दूसरे के रेंज में आ चुके हैं। अनदर पॉइंट, मैंने आपको एक सिंपल सा, जब मैं केटीजी पढ़ा रहा था आपको, तो बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल दिया था बेटा आपको, कि एक रूम में, एक क्लासरूम है, बड़ा सा क्लासरूम है, और उसमें 50 मॉस्किटोस हैं, 50 मच्छर उड़ रहे हैं, 50 मॉस्किटोस स्प्रेड हैं, तो वो रेंडमली मूव कर रहे हैं। अब आप उन 50 मॉस्किटोस को कलेक्ट करके कंप्रेस कर लो और उनका टोटल वॉल्यूम देखो, तो उसका जो टोटल वॉल्यूम आएगा 50 मॉस्किटोस का टोटल जो वॉल्यूम आएगा, वो उस होल, उस क्लासरूम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल रहेगा। तो हम इस केस में क्या करते हैं, इन मॉस्किटोस का जो खुद का टोटल एक्चुअल वॉल्यूम है, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं क्लासरूम के कंपैरिजन में। यही चीज यहां पर वो कह रहा है कि जब किसी कंटेनर में कोई गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो ये गैस मॉलिक्यूल्स के में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस ज्यादा है, और इन मॉलिक्यूल्स का खुद का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। तो यहां पर जो टोटल वेसल का वॉल्यूम V1 है, टोटल वेसल का वॉल्यूम जो 100 लीटर है, उसके कंपैरिजन में जो गैस के सारे मॉलिक्यूल्स का जो टोटल एक्चुअल वॉल्यूम है, वो हम कंटेनर के वॉल्यूम के सामने के अगेंस्ट नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स का जो खुद का एक्चुअल वॉल्यूम होता है, वो नेग्लेक्ट होता है, नेग्लेक्ट किया जाता है केटीजी के अंदर, ठीक है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि जो मॉस्किटोस हैं क्लासरूम में हैं, तो क्लासरूम का जो वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में मॉस्किटोस का नेट वॉल्यूम, कुल वॉल्यूम क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है। अब अगर मैं यहां देखूं तो गैस के सारे मॉलिक्यूल्स का जो टोटल एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लेक्ट किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं हम। किसके कंपैरिजन में? वॉल्यूम के कंपैरिजन में, वेसल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, सिस्टम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। लेकिन यहां पर वो चीज नहीं होगी। यहां पर हम गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास जो ये 50 मॉस्किटोस थे, उसको छोटे से बॉक्स में, मैच बॉक्स में, बिल्कुल छोटी सी डिब्बी, स्मॉल बॉक्स के अंदर हमने उसको भर दिया, तो क्या होगा? अब हम उस मैच बॉक्स या वेरी स्मॉल बॉक्स के कंपैरिजन में मॉस्किटोस का जो टोटल वॉल्यूम है, हम उसको नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो कुल मिला के हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ए सिचुएशन में तो गैस आइडियल बिहेवियर कर रही है, ए सिचुएशन में तो गैस केटीजी की पोस्टुलेट्स को प्रॉपरली फॉलो अप कर रही है। इस वजह से यहां पर ये गैस आइडियल है, क्योंकि जो हमारे गैसेस लॉ हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, या जो हमारी गैस इक्वेशन है PV = nRT, वो केटीजी की पोस्टुलेट पर बेस्ड है। अगर केटीजी की पोस्टुलेट ही डेविएट होगी तो ऑब्वियसली PV = nRT, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ, जितने भी हैं ये डेविएट होते हैं, मेरे कहने का मतलब है, ठीक है। तो अब यहां पर ये हुआ बेटा। अब ध्यान दो बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए सिचुएशन केटीजी की पोस्टुलेट को फॉलो कर रही है, डी सिचुएशन नहीं कर रही है। पर अब अभी भी हमारा क्वेश्चन वहीं का वहीं खड़ा है कि सर ये प्रेशर कम क्यों हो गया? सर यहां प्रेशर तो 8 बार आना चाहिए, उसकी जगह 6.5 आया। तो अब आप ही थिंक करो, आप अगर अपना थिंकिंग प्रोसेस रखो, आपको अगर कंसेप्ट समझ में आया जो मैंने अभी डिस्कस किया, तो आपको अपने आप आंसर मिलेगा
क्या है आंसर? आंसर ये है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं अब ये आपस में ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इनकी कोलिजन जो इनर वॉल ऑफ वेसल है उस पर इफेक्टिव कम होगी। यानी मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी गैस का जो प्रेशर है, किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो क्यों क्रिएट होता है? कोलिजन्स की वजह से। जो ये वॉल होती है, इस वॉल पर जो कोलिजन हो रही है उस कोलिजन की वजह से या इस सरफेस पर प्रेशर बन रहा है। अगर इस सरफेस पर ये कोलिजन धीरे धीरे हो रही है तो इस सरफेस पर प्रेशर कम बनेगा, और अगर तेज तेज हो रही है, ठीक है, अगर कोलिजन की स्पीड बहुत अच्छी है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बहुत अच्छी है, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बहुत अच्छी है, तो उस केस में यहां प्रेशर अच्छा क्रिएट होगा, ज्यादा क्रिएट होगा। लेकिन अगर प्रेशर, ये कोलिजन इस तरह से हो रही है जैसे बहुत ही धीरे धीरे बड़े प्यार से हो रही है, तो अंदर किसी तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट होगा, ठीक है, या होगा तो बहुत कम होगा। तो हुआ क्या एक्चुअल में, यहां पर ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इनकी जो इफेक्टिव कोलिजन है वेसल की इनर वॉल पर, वो रिड्यूस हो जाती है। जैसे मैं समझाऊं आपको कि सपोज करो ये हमारे पास ये इनर वॉल है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ये जो गैस का मॉलिक्यूल है, यहां पर ये जो ब्लैक वाला गैस का मॉलिक्यूल है, चलो ब्लैक वाला कर देते हैं। अब ये ब्लैक वाला गैस का मॉलिक्यूल है और ये तेजी से यहां कोलाइड करेगा, लेकिन अगर इसके सराउंडिंग जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके चारों तरफ इसको घेर रखा है। अब जब इसको चारों तरफ से घेर रखा है और अगर इनके बीच में डिस्टेंस कम है, तो शॉर्ट रेंज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस शॉर्ट रेंज होने की वजह से ये गैस मॉलिक्यूल इधर भी अट्रैक्ट होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो ऑब्वियसली इसकी जो कोलिजन की जो स्पीड है, कोलिजन का जो रेट है, इस रेड वाली वॉल पर कम हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ एक डायग्राम बना रखा है, इसमें ए लेयर और बी लेयर आपको बता रखी है, इसमें मैंने ए लेयर और बी लेयर बता रखी है। अब जो ये ए लेयर है, ये जो ए लेयर के गैस मॉलिक्यूल्स हैं वो वॉल के बिल्कुल नियर हैं, और ये ए वाले जो होंगे ये इस पे कोलाइड करेंगे, और इस पे जब कोलिजन होगी तो इन कोलिजन की वजह से ही, इस कोलिजन की वजह से ही इस वॉल पर प्रेशर क्रिएट होगा, वेसल में प्रेशर क्रिएट होगा। पर अगर ये जो बी वाली लेयर है अगर बहुत दूर है, तब तो ये रेड वाली जो ये ए लेयर पे ये जो स्फीयर्स हैं, ए लेयर की ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल फ्री, बिना किसी हिंड्रेंस के, बिना किसी फोर्स, मतलब बिना किसी अपोजिंग फोर्स के ये यहां पर इजीली कोलाइड करते जाएंगे। पर अगर बी लेयर ज्यादा नियर है तो बी लेयर क्या करेगा, बी लेयर भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, बी लेयर भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में इसको खींच रहा है। तो बी जो लेयर है, बी लेयर के गैस मॉलिक्यूल्स अगर ए लेयर के गैस मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींचेंगे तो ऑब्वियसली इस वॉल पर जो कोलिजन की स्पीड है वो कम हो जाएगी। तो हमारे पास जो ऑब्जर्व प्रेशर आएगा वो उतना नहीं आएगा जितना आना चाहिए। जैसे हमारे पास यहां पर ऑब्जर्व प्रेशर 6.5 आया, जबकि हमारा कैलकुलेटेड प्रेशर जो हमने बॉयल्स लॉ से निकाला वो 8 बार आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिड्यूस प्रेशर हुआ वो किसकी वजह से आया, ये रिड्यूस प्रेशर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से आया। तो गैस में जब गैस बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाती है, यानी हाई प्रेशर पर गैस जब बहुत ही ज्यादा कंप्रेस हो जाती है यानी हाई प्रेशर पर, तो इस केस के अंदर क्या हो जाता है, गैस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल उतना इफेक्टिवली सरफेस पर अटैक
यानी कोलाइड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पीछे से रोकने वाला है। जैसे मैंने ये कोलिजन हो रही है, अब मैं जैसे ये कोलिजन कर रहा हूं और मैंने इस हाथ से इसको पकड़ रखा है, तो देखो मैं इसको इधर खींच रहा हूं, ये इधर जा रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर कोलिजन का स्पीड कम हो जाएगा, इफेक्ट कम हो जाएगा। चलो खैर अब समझ में आ चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब रिड्यूस प्रेशर किस वजह से आया वो आपको क्लियर हो गया। अब देखो इसका मतलब यहां पर आइडियल प्रेशर 8 बार है, ऑब्जर्व प्रेशर 6.5 बार है, यानी यहां पर बॉयल्स लॉ डेविएट कर गया। हम बोलेंगे डी सिचुएशन में बॉयल्स लॉ फॉलो नहीं हो रहा है, बॉयल्स लॉ डेविएट कर गया, इसको बोलते हैं डेविएशन। तो यहां पर पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन भी फॉलो अप नहीं कर सकते, क्योंकि पीवी इक्वल टू एनआरटी गैस लॉ इक्वेशन है, जो कि आइडियल गैस लॉ इक्वेशन है, जो कि बॉयल्स चार्ल्स और एवोगैड्रो लॉ से मिलकर बनी हुई है। तो जब इसमें बॉयल्स लॉ नहीं लग रहा है तो पीवी इक्वल टू एनआरटी भी नहीं लगेगी। तो हम बोलेंगे यहां पर ये गैस आइडियली बिहेव नहीं कर रही है, परफेक्टली बिहेव नहीं कर रही है, तब हम अब इस गैस का क्या नाम लेंगे? तो डी सिचुएशन में हम बोलेंगे नहीं, ये गैस आइडियल गैस नहीं है, क्योंकि आइडियल गैस उसको बोलते हैं जो अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर सारे गैसेस लॉ को अप्लाई करें। इसका मतलब ये गैस आइडियल नहीं है, ठीक है। 12 जब यह वाली सिचुएशन आ गई तो उसका आइडियल प्रेशर 8 बार आना चाहिए, उसकी जगह 6.5 बार आया है, तो ये गैस रियल गैस हो गई। पीवी इक्वल टू एनआरटी इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो हमको अब प्रेशर करेक्शन करना पड़ेगा। प्रेशर करेक्शन अब हम डिस्कस करते हैं प्रेशर करेक्शन। तो प्रेशर करेक्शन क्या है? तो प्रेशर करेक्शन में हम प्रेशर को करेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखो बहुत सिंपल सा है। प्रेशर करेक्शन में हम जो हमारे पास आइडियल प्रेशर है, वो मैं आइडियल प्रेशर किसके बराबर लिखूंगा? तो मैं आइडियल प्रेशर लिखूंगा तो रिड्यूस प्रेशर मेरे पास कितना आया? सबसे पहले रिड्यूस प्रेशर निकाल लेते हैं। तो यहां रिड्यूस प्रेशर को मैंने पी डैश का है, तो मैं यहां पी डैश लिख लेता हूं। तो पी डैश किसके बराबर होगा? पी आइडियल माइनस पी ऑब्जर्व। हमको ये क्लियर है कि जब गैस हाईली कंप्रेस्ड है, इस केस में उसका आइडियल प्रेशर ज्यादा होगा और ऑब्जर्व प्रेशर कम आएगा। हकीकत ऑब्जर्वेशन होता है। P4 इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू, P ऑब्जर्व इज अ प्रैक्टिकल वैल्यू, जो हमने किसी इंस्ट्रूमेंट से, प्रेशर मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो जो हम देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्व वैल्यू। और जो किसी लॉ से कैलकुलेट करते हैं उसको हम बोलते हैं कैलकुलेटेड वैल्यू और आइडियल वैल्यू यहां पर बोलेंगे। तो अब आइडियल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? तो आइडियल प्रेशर जो बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा P ऑब्जर्व माइनस PI, और P ऑब्जर्व की वैल्यू 8 माइनस 6.5, ये 1.5 आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो प्रेशर करेक्शन है बेटा, वो हो जाएगा, ये P डैश है बेटा, P डैश, ठीक है, P डैश रिड्यूस प्रेशर। तो हमारा प्रेशर करेक्शन क्या आएगा? PI इक्वल टू P ऑब्जर्व माइनस P डैश। यहां पर अगर मैंने ऑब्जर्व किया, सपोज करो 1 बार ही आया, तो मैं यहां क्या बोलूंगा? मेरे पास ये तो है आइडियल प्रेशर, ये तो है आइडियल प्रेशर, तो मैं ये कहूंगा कि आइडियल प्रेशर बराबर है ऑब्जर्व प्रेशर के, लेकिन यहां पर आइडियल प्रेशर, ठीक है, ज्यादा है और ऑब्जर्व प्रेशर कम है। अब इसका मतलब P डैश क्या होगा? रिड्यूस प्रेशर। अब P डैश अब P डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है? P डैश आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर। D क्या है? नंबर डेंसिटी। D क्या है बेटा? नंबर डेंसिटी। D इज द नंबर डेंसिटी। तो अब मैं D होता है N बाय V, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। देखो डेंसिटी दो तरह की होती है, एक तो मास बाय वॉल्यूम और दूसरे होता है नंबर बाय वॉल्यूम। तो हम यहां नंबर बाय वॉल्यूम के लेंगे। जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी के लिए बोलते हैं नंबर ऑफ पर्संस इन पर यूनिट एरिया।
तो इसी तरह से ये नंबर डेंसिटी है, क्योंकि तो यहां पर देख लो, यहां पर डी की वैल्यू बहुत कम है, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, बहुत सारे बड़े वॉल्यूम के अंदर है, और यहां पर क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू ज्यादा है, तो P डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। तो अब मैं यहां पर P डैश इक्वल्स टू AD स्क्वायर लिख रहा हूं, P डैश इक्वल्स टू क्या लिख रहा हूं बेटा, मैं AD स्क्वायर लिख रहा हूं। अब यहां पर A क्या है, बेसिकली A इज द वंडरवाल कांस्टेंट और पैरामीटर, A is the proportional constant और A is the directly proportional to intermolecular forces। जो A की वैल्यू है वो किसी गैस के intermolecular forces के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमारे पास जो रिड्यूस प्रेशर है वो किसके बराबर है, P डैश इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अब मैं D की वैल्यू यहां रख दूं, तो D की वैल्यू जब मैं लिखूंगा यहां, तो मेरे पास आ जाएगा n स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, यानी मैं इसको P डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई an स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। P डैश की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, P डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई an स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। A को आप कंफ्यूज मत करो, हम जनरली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो K लिख देते हैं, पर वंडरवाल ने A यूज किया तो हम A यूज कर रहे हैं। A इज द सिंपली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट एंड इट इज कॉल्ड वंडरवाल पैरामीटर और वंडरवाल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है, यानी ऐसी गैसेस जो ज्यादा पोलर है या जिनके मोलिकुलर मास ज्यादा है तो उसका A की वैल्यू भी ज्यादा होगी। खैर मैं A और B की वैल्यू को सेपरेटली, A और B का जो इंपॉर्टेंस है और उसकी कुछ एप्लीकेशन है वो मैं सेपरेटली बाद में भी डिस्कस करने वाला हूं। अभी हम मेन कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं वापस। तो अब क्या हो गया, हमारे पास जो आइडियल प्रेशर था वो था P, जो आइडियल प्रेशर है वो था हमारे पास, आइडियल प्रेशर जो आएगा हमारे पास वो आएगा P ऑब्जर्व्ड प्लस P डैश, यही आएगा बेटा। आइडियल प्रेशर कितना है, आइडियल प्रेशर 8 बार है। तो अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यूज हैं, अगर मेरे पास ये दोनों वैल्यू हैं तो मैं इससे आइडियल प्रेशर निकाल लूंगा, इन दोनों वैल्यूज से मैं आइडियल प्रेशर निकाल लूंगा। तो मेरे पास PI इक्वल्स टू P ऑब्जर्व्ड प्लस P डैश है, तो PI इक्वल्स टू P ऑब्जर्व्ड प्लस P डैश है। तो ये प्रेशर का करेक्शन हुआ। अगर मैं, इसका मतलब मैं जितना ऑब्जर्व वैल्यू निकाल रहा हूं, मैंने जो ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड आउट किया उसके अंदर अगर मैं रिड्यूस प्रेशर ऐड कर दूं तो मेरे पास आइडियल प्रेशर 8 बार आ जाएगा। अगर मैंने किसी इंस्ट्रूमेंट से, किसी कंप्रेस गैस का इंस्ट्रूमेंट से प्रेशर फाइंड आउट किया, ऑब्जर्व किया, वो 6.5 बार आया। अब मुझे रिड्यूस प्रेशर मालूम है जो 1.5 बार है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मैं आइडियल प्रेशर पर आ जाऊंगा। तो यहां पर ये हो जाएगा। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं P डैश की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो P डैश की वैल्यू अगर मैं पुट करूं तो दिस इज कॉल्ड, अच्छा अब मैं है ना P ऑब्जर्व को P लिख रहा हूं, P ऑब्जर्व को, क्योंकि बुक में भी P ऑब्जर्व नहीं लिख के उसको खाली कैपिटल P से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो PI की जगह PI लिख दिया, P ऑब्जर्व की जगह P लिख दिया, और प्लस P डैश की वैल्यू जो मैंने ये फाइंड आउट कर ली है, ठीक है, वो आ जाएगी AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास जो प्रेशर करेक्शन आया, हमारे पास जो प्रेशर करेक्शन आया वो क्या आया, वो हम यहां पर अलग से लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रेशर करेक्शन आया, PI की जो वैल्यू आई बेटा वो आई P जो कि ऑब्जर्व वैल्यू है, ठीक है। अब हम यहां P ऑब्जर्व को P कह रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, और प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ प्रेशर करेक्शन, ये हुआ प्रेशर करेक्शन। अब हम वॉल्यूम करेक्शन की तरफ चलते हैं। तो ये तो प्रेशर करेक्शन मैंने डिस्कस किया, क्योंकि यहां पर प्रेशर करेक्शन ये हुआ हमारा कि आइडियल प्रेशर कितना होगा अगर हमारे पास ऑब्जर्व प्रेशर हमको मालूम है, हमको ऑब्जर्व प्रेशर गिवन है तो आइडियल प्रेशर कितना होगा,
तो ऑब्जर्व प्रेशर प्लस पी डैश पी आई इक्वल टू पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, क्योंकि पी डैश की वैल्यू, पी डैश क्या है, रिड्यूस प्रेशर, जिसकी वैल्यू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है। अब हम जब डिस्कस करते हैं पी आई वी आई इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, तो वी आई क्या होता है, यानी पीवी इक्वल टू एनआरटी में, आप कंफ्यूज मत करो, पीवी इक्वल टू एनआरटी में अभी तक तो हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखते हैं, पर आई आई इसलिए लिख दिया कि मैं आइडियल गैस की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है। तो आइडियल गैस के अंदर जो वी आई क्या होता है, यानी ये जो वी होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी में, ये वी कैप, इस वी का करेक्ट मीनिंग समझो पहले बेटा, इस वी का करेक्ट मीनिंग समझो पहले। तो इस V का जो करेक्ट मीनिंग होता है वो ये होता है वॉल्यूम अवेलेबल फॉर ईच गैस मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनो बेटा, वॉल्यूम अवेलेबल फॉर ईच गैस मॉलिक्यूल, एक गैस मॉलिक्यूल के लिए कितना वॉल्यूम अवेलेबल है उसको हम बोलते हैं आइडियल वॉल्यूम। तो अगर हम ए सिचुएशन पर आए तो ए सिचुएशन पर हर गैस मॉलिक्यूल को 100 लीटर का वॉल्यूम अवेलेबल है। हर ईच गैस मॉलिक्यूल, ये जितने भी ब्लू पार्टिकल नजर आ रहे हैं आपको, जितने भी आपको ब्लू पार्टिकल नजर आ रहे हैं, सारे के सारे जितने भी आपको ब्लू पार्टिकल बेटा नजर आ रहे हैं, इन सारे के सारे हर ब्लू पार्टिकल के लिए 100 लीटर वॉल्यूम अवेलेबल है। समझो, मॉस्किटो वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है। सपोज करो हमारे क्लास का, हमारा एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम का x लीटर वॉल्यूम है, उस क्लासरूम का x लीटर वॉल्यूम है। तो कोई भी मॉस्किटो है, अब उस क्लासरूम में 50 मॉस्किटोस मूव कर रहे हैं रेंडमली, तो किसी भी मॉस्किटो को एट अ टाइम कितना अवेलेबल वॉल्यूम है, तो पूरा जो क्लास का x वॉल्यूम है वो उसके लिए अवेलेबल है। रीजन ये कि उस क्लासरूम के का जो वॉल्यूम है वो बहुत बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एक छोटे से मच्छर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में। यानी एक मॉस्किटो जो है उसका जो खुद का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है, तो 50 मॉस्किटोस का भी टोटल वॉल्यूम नेग्लिजिबल ही हुआ बेटा। तो इसीलिए हर मॉस्किटो के लिए फुल क्लासरूम का वॉल्यूम अवेलेबल है, वो कहीं पर भी अपने को प्लेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक मॉस्किटो कहीं उड़ के पहुंच रहा है, कहीं मूव करके जा रहा है, तो वहां पर जो पहले से मॉस्किटो था वो मूव करके दूसरी जगह जा चुका है। तो यहां पर भी गैस के मॉलिक्यूल में तो रेगुलर क्या बना रहता है, मोशन बना रहता है। तो क्या होता है कि ये गैस मॉलिक्यूल इस 100 लीटर वॉल्यूम में हर टोटल वॉल्यूम में कहीं पर भी जा सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, हर ब्लू पार्टिकल को, ईच गैस मॉलिक्यूल के पास कितना वॉल्यूम है, 100 लीटर। तो अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ ईच ब्लू पार्टिकल, अवेलेबल वॉल्यूम फॉर ईच गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 100 लीटर। बट यहां पर वो सिचुएशन नहीं है, यानी यहां मैं ये कहूंगा वी आई, यहां पर वी आई किसके बराबर है, वी के, यानी आइडियल वॉल्यूम वही है जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर V1 है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है, V1। यानी यहां पर इस केस में बेटा, इस केस में जो V1 है वो ही V के बराबर है। V1 किसके बराबर है, Vi, और V1 क्या है, आइडियल वॉल्यूम है। यानी यहां पर जो आइडियल वॉल्यूम है मेरे पास, यहां पर जो आइडियल वॉल्यूम है वो 100 लीटर है हर गैस मॉलिक्यूल के लिए। आइडियल वॉल्यूम का मतलब जो वॉल्यूम कंटेनर का है वही वॉल्यूम हर गैस मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल है, दोनों के लिए बराबर है। लेकिन यहां ये सिचुएशन नहीं है। समझो, मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करो हम क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट है। अब मेरे क्लासरूम में 30 स्टूडेंट है। मेरे क्लासरूम में सपोज करो 30 स्टूडेंट है और मैं पढ़ा रहा हूं। क्लासरूम में 30 स्टूडेंट है, यानी हम सब उस क्लासरूम में है। तो अब इस केस में मैं किसी भी स्टूडेंट का वॉल्यूम इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हम सबका वॉल्यूम तो सिग्निफिकेंट है। हम कोई मच्छर थोड़ी है, मॉस्किटो थोड़ी है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, अब अगर मैं अपने ऊपर एग्जांपल लूं और मैं एक्सप्लेन करूं कि बताओ मुझे इस क्लासरूम में कितना वॉल्यूम अवेलेबल है,
तो मेरे पास पूरा क्लास का वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है बेटा, मेरे पास पूरी क्लासरूम का वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है अब वो मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मिस्टर हिमांशु कहीं बैठे हैं, मिस्टर हिमांशु कहीं बैठे हैं किसी सीट पर, तो अब उस केस के अंदर मैं उस जगह पे नहीं बैठ सकता हूं क्योंकि वो वॉल्यूम मिस्टर हिमांशु ने ऑक्यूपाई कर रखा है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि है ना, अब मेरे पास अवेलेबल वॉल्यूम कितना है, क्लासरूम का जितना वॉल्यूम है उसके बराबर कि उससे कम, उससे कम है। तो आहूजा सर के लिए क्लासरूम में अवेलेबल वॉल्यूम कितना है? तो आहूजा सर के लिए अवेलेबल वॉल्यूम, आहूजा सर के लिए अवेलेबल वॉल्यूम, आहूजा सर के लिए अवेलेबल वॉल्यूम क्लासरूम में कितना है? तो मैं लिखूंगा टोटल वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम। बिल्कुल सही। नहीं, ऐसा हो जाए तो आइडियल वो हो गई बात। अब इसमें से मेरे को माइनस करना पड़ेगा n इंटू बी। क्या है n? n है नंबर ऑफ स्टूडेंट, b क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। b क्या है? एक स्टूडेंट का वॉल्यूम। अभी सिंपली बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। b क्या हो गया? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। जहां मिस्टर हिमांशु बैठे हैं वो मेरे लिए वॉल्यूम एक्सक्लूड हो गया, वो मेरे लिए नहीं है। तो 30 स्टूडेंट बोल रखा है मैंने, तो 30 स्टूडेंट जहां जहां बैठे हैं वो वॉल्यूम मेरे लिए एक्सक्लूड है, मेरे लिए अवेलेबल नहीं है। तो मैं क्या लिखूंगा? अवेलेबल वॉल्यूम ऑफ आहूजा सर इन क्लासरूम इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्टूडेंट, या ये बोल सकता हूं एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ ईच स्टूडेंट। तो बी क्या है? बी वो वॉल्यूम है जहां मैं नहीं आ सकता, वहां पर ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है, ऑक्यूपाइड हो चुका है वो वॉल्यूम। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर आहूजा सर की जगह आ जाएगा आइडियल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्लासरूम की जगह आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस एन बी। तो ये हो गया आइडियल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वेसल। वॉल्यूम ऑफ वेसल, जैसे यहां वॉल्यूम ऑफ वेसल 100 लीटर है या वॉल्यूम ऑफ वेसल 50 लीटर है, तो ए सिचुएशन में इसकी वैल्यू 100 लीटर है, बी सिचुएशन में इसकी वैल्यू 50 लीटर है, सी सिचुएशन में इसकी वैल्यू 25 लीटर है, डी सिचुएशन में 12.5 लीटर है। माइनस नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स माइनस नंबर ऑफ ब्लू पार्टिकल्स गैस मॉलिक्यूल्स इनटू टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। तो ये जो इक्वेशन नंबर मैंने सेकंड बनाया, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम करेक्शन। तो यहां पर तो क्या है, ए सिचुएशन के लिए तो क्या है, पीआई हमारा, ठीक है। ए सिचुएशन में तो क्या है, ए सिचुएशन में हमारा है पीआई किसके बराबर है, पी के। वीआई किसके बराबर है, वी के, या वी क्या है 100 लीटर है। तो मैं पीआई वीआई इक्वल्स टू एनआरटी। तो पीआई की वैल्यू रख दूं, पीआई की वैल्यू क्या है, पीआई की वैल्यू पी है, वीआई की वैल्यू क्या है, वी है, तो पीवी इक्वल्स टू एनआरटी आ गया। तो इस सिचुएशन में गैस आइडियल बिहेवियर कर रही है, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है वो वेरी लो प्रेशर की है, इस वजह से गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, तो इसीलिए पीवी इक्वल्स टू एनआरटी चला लेंगे यहां पर। बट यहां नहीं चल पाएगी, क्यों? क्योंकि यहां पर जो पीआई की वैल्यू है, ठीक है, वो ज्यादा है ऑब्जर्व से। तो अब मैं क्या करूंगा, पीआई वीआई इक्वल्स टू एनआरटी। अब पीआई वीआई इक्वल्स टू एनआरटी में मैं पीआई की वैल्यू पुट कर दो भाई, कर दो आहूजा सर, इसमें वैल्यू पुट, पी प्लस ए एन स्क्वायर
अपॉन v स्क्वायर, p प्लस an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। ये हो गई हमारी किसकी वैल्यू, ये हमारी pi की वैल्यू। ठीक, अब हमारे पास vi की वैल्यू रखनी है, रख देते हैं v माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, एन आर टी, क्योंकि टेम्परेचर आर एन आर टी, तो एन की वैल्यू यहां, एन की वैल्यू अगर यहां 10 है तो यहां पे भी 10 है, यहां पर भी 10 है, यहां पे भी 10 है। आर तो गैस कांस्टेंट है, टी की वैल्यू हमने फिक्स कर रखी है, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई डी सिचुएशन के लिए। डी सिचुएशन के लिए हमारे पास नई इक्वेशन आ गई, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इक्वल्स टू एन आर टी। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड वंडरवाल गैस इक्वेशन और रियल गैस इक्वेशन। नॉन परफेक्ट गैसेस के लिए, रियल गैसेस के लिए हम वंडरवाल गैस यूज करते हैं, वंडरवाल गैस इक्वेशन यूज करते हैं, और आइडियल गैस के लिए, परफेक्ट गैस के लिए पी आई वी आई की जगह पीवी लिख के पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं। तो मैं होप करता हूं आपको वंडरवाल गैस इक्वेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा, और यह भी समझ में आ गया होगा कि व्हाई आइडियल गैस बिहेवियर डिपार्चर, ठीक है, बिहेवियर ऑफ आइडियल गैसेस इज डिपार्चर। व्हाई क्लियर है? कब होगा? जब गैस यानी डी सिचुएशन। अब डी सिचुएशन हम कैसे ला सकते हैं? डी सिचुएशन को लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डी सिचुएशन को अगर हमको लाना है तो डी सिचुएशन लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर आती है। डी सिचुएशन यानी ये टी टेम्परेचर ऑलरेडी पहले ही लो ले लो, और फिर प्रेशर कम कर, और फिर प्रेशर बढ़ाते जाओ। तो डी सिचुएशन पर क्या है? डी सिचुएशन पर बेटा, डी सिचुएशन पर है, डी सिचुएशन पर है, डी सिचुएशन पर है, क्या है? हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। यानी अगर मैं हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर किसी गैस को रखूंगा, डी सिचुएशन है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। अगर मैं किसी गैस को लो टेम्परेचर पर रखूंगा तो गैस कंप्रेस होगी, गैस की काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और गैस कम वॉल्यूम में आ जाती है। प्रेशर बढ़ा दूंगा तो गैस कंप्रेस हो जाएगी। तो डी के अच्छी सिचुएशन, डी का बढ़िया सिचुएशन चाहिए, तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा? हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। इसका मतलब कोई भी गैस, इसका मतलब क्या होगा? कोई भी गैस हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पर अपना आइडियल बिहेवियर छोड़ देगी, वो नहीं आइडियली बिहेव करेगी, ठीक है, वो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करेगी, ठीक है ना। तो फिर गैस आइडियल बिहेवियर क्या करेगी? इसी गैस को क्या मैं आइडियल बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकता हूं? यस, इसी गैस को मैं आइडियल बिहेवियर में कन्वर्ट कर सकता हूं। अगर मैं क्या करूं? अगर मैं इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दूं, इसका वॉल्यूम क्या कर दूं? बहुत ज्यादा कर दूं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दूं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मैंने यहां लो प्रेशर कर दिया, गैस एक्सपांड हो जाएगी लो प्रेशर पे, बहुत ज्यादा वॉल्यूम में चली जाएगी। और हाई टेम्परेचर कर दिया तो टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, और साथ में मैंने वॉल्यूम बहुत ज्यादा दूर दूर कर दिया, यानी ये वाली सिचुएशन ले ली। लो तो लो प्रेशर बना दिया, बहुत ज्यादा लो प्रेशर बना दिया, ठीक है, और टेम्परेचर बहुत हाई कर दिया। टेम्परेचर हाई की वजह से गैस मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ा दिया। नहीं, मैंने वॉल्यूम, गैस का बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ा दिया। देखो ये छोटा सा वॉल्यूम है, हमने वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर दिया, और जब वॉल्यूम बहुत ज्यादा कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेशर कम हो जाता है। और फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गैस अपना एक्सपांडेड फॉर्म यानी हाई वॉल्यूम को मेंटेन रखेगी, तो गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे, तो यहां गैस आइडियल बिहेवियर करेगी। तो ये आइडियल बिहेवियर, और अब इसी गैस को वापस, ठीक है, तो गैस आइडियल बिहेवियर में आ जाएगी यहां,
ठीक है, आइडियल, और यहां रियल। और अगर मैं इसी गैस को वापस इधर ले आऊं तो क्या होगा, वो रियल गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कम टेम्परेचर बहुत कम कर दिया और बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पर रियल गैस। और उसी रियल गैस को हम अगर आइडियल गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। अब इसी गैस का, ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कर दो, वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ा दो तो गैस बहुत ज्यादा फैल जाएगी। तो केटीजी की पोस्टुलेट्स, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस बढ़ जाएगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल हो जाएंगे। बहुत ज्यादा वॉल्यूम होने की वजह से गैस का जो टोटल वॉल्यूम है, गैस का जो टोटल एक्चुअल वॉल्यूम है, वो लार्ज वॉल्यूम में नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो अब अगर हम आज जो मैंने अभी डिस्कस किया है उसको थोड़ा मैंने स्लाइड्स बना रखी है, तो जिन स्टूडेंट्स को नोट्स बनाने हैं तो इन स्लाइड्स को पोस्ट करके और बना लो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले तो बस इतना ही, मेरा लेक्चर ध्यान से सुन लिया तो इनफ है। ठीक है, तो अ गैस व्हिच ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन एंड अदर गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। However, none of the non-gas obey the gas law or the gas equation PV equals to nRT under all condition of temperature and pressure. Hence, the concept of ideal gas is only theoretical or hypothetical. At best, the gases behave is nearly ideal manner at low pressure and high temperature. जो अभी मैंने डिस्कस किया, the real gas obey ideal gas equation only if the pressure is low or the temperature is high. However, if the pressure is high or the temperature is low, the real gas shows marked deviation from ideal behavior. The deviation of the gas law, ठीक है, the derivation of the gas law and hence the ideal gas equation is based upon the KTG kinetic theory of gases, which is based upon certain assumption. Thus, there must be something wrong with certain assumption. ठीक है, तो कौन सी सर्टेन अजम्पशन रॉन्ग थी केटीजी की हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर? तो केयरफुल स्टडी शोज दैट एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर द फॉलोइंग टू अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आर फॉल्टी। बेटा ये ध्यान रखना, बहुत बार जो 12th के आपके जो एग्जाम्स होते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम्स होते हैं, उसमें ये पूछते हैं कि केटीजी की जो फॉल्ट या जो जिसकी वजह से डेविएशन आता है वो कौन सी दो पोस्टुलेट्स हैं? तो ये हैं, वो देखो, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, second, the force of attraction or repulsion between the gas molecules are negligible. The above two assumptions are true only if the pressure is low or the temperature is high, so that the distance between of the molecule is large. ये सारा पॉइंट डिस्कस कर चुका हूं मैं। However, if the pressure is high or the temperature is low, the gas molecules comes closer together and hence under these conditions, ठीक है, हमने गैस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर दिया, बहुत कम वॉल्यूम में गैस को रख रखा है, तो क्या होगा? कंप्रेस गैस के लिए कंप्रेस गैस में मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा पास में हैं, the force of attraction or repulsion between the molecules may not be negligible, or the volume occupied by the gas may too so small. ठीक है, गैस बहुत ही छोटे वॉल्यूम में है, तो the volume occupied by the gas may be so small that the volume occupied by the molecules may not be negligible. ठीक है, अब हम इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस, वंडरवाल गैस इक्वेशन, P plus AL square upon V square V minus NB equals to nRT for n molecules for n moles. ठीक है, significance of van der Waal gas. Van der Waal constant A it is value is a measurement of the magnitude of attractive force among the molecules of the gas. Greater the value of A, larger are the intermolecular forces of attraction. यानी A is directly proportional to intermolecular forces. Van der Waal constant B, वो उसके साइज पे डिपेंड करेगा. Its value is a measure of the effective size of the gas molecule. Its value is equal to the 4 times of the actual volume of the gas molecules. It is called excluded volume or co-volume. मैंने क्या कहा आपको बेटा, आप समझो मेरी बात को। मैंने A के बारे में तो डिस्कस कर लिया था,
और बी के बारे में मैंने आपको बताया कि बी क्या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ऑब्वियसली जिस गैस मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा बड़ा होगा, जिस गैस मॉलिक्यूल का साइज ज्यादा बड़ा होगा उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा बड़ा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हमेशा जो गैस का जो वॉल्यूम है बेटा, गैस का जो वॉल्यूम है उससे 4 टाइम ज्यादा होता है। गैस का जो वॉल्यूम है उससे वो 4 टाइम ज्यादा होता है। यानी गैस का जो वॉल्यूम है x है तो वो 4x टाइम उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम हो जाता है। तो ये आप याद रख लो, इसका डेरिवेशन भी है पर मैं उसका डेरिवेशन नहीं करूंगा, ना तो हमारे को 11th में अभी काम आने वाला है और न ही हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अल्टीमेटली हमको रिजल्ट याद रखना है कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल इज 4 टाइम, ठीक है, देन इट्स एक्चुअल वॉल्यूम, ठीक है। एक गैस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल वॉल्यूम है उससे 4 टाइम ज्यादा बी होगा, बी इक्वल्स टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच गैस मॉलिक्यूल। और ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल बड़े साइज का है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मेरी क्लास में अगर 30 स्टूडेंट बैठे हैं तो जो हट्टा गट्टा है, जिसका हेवी है, जो बड़ा पहलवान दिख रहा है, ठीक है, उसका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ज्यादा होगा। और कोई पतला दुबला है, ठीक है, उसका मास कम है, उसका वॉल्यूम कम है, तो वो कम ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। एनीवे, बस अब क्लास ओवर कर रहे हैं हम, बस थोड़ा सा यूनिट्स ऑफ ए और बी को डिस्कस कर लेते हैं। तो ए यूनिट ऑफ ए क्या होगा? तो यूनिट ऑफ ए होगा ए एन स्क्वायर अपॉन वी। तो मैं यहाँ यहीं से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मैं P इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी, स्टूडेंट क्या करते हैं, ए की यूनिट रट लेते हैं, आप रटो मत। आपको मालूम है ये पी क्या है, रिड्यूस प्रेशर ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है, ठीक है। तो ए किसके बराबर आ जाएगा? तो ए तो हमारे पास जब P की वैल्यू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर है, तो ए की वैल्यू किसके बराबर आई? P इंटू वी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो हम P की यूनिट क्या होगी? P की यूनिट हो जाएगी हमारे पास बार या एटमॉस्फेयर। वी स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखूंगा? लीटर स्क्वायर इंटू, ये डिनोमीटर में है मोल स्क्वायर, लेकिन ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसकी यूनिट हो जाएगी बार लीटर स्क्वायर इंटू मोल इनवर्स, ठीक है। और अगर इसको बार डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। इसी तरह से वॉल्यूम करेक्शन में हमने क्या डिस्कस किया था? वॉल्यूम करेक्शन में जो टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कितना आएगा? टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम क्या आएगा? टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम NB आएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच स्टूडेंट, जस्ट समझाने के लिए। तो B की यूनिट क्या आ जाएगी? B की यूनिट ये आ जाएगी बेटा, टोटल एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अपॉन N। तो वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स। तो ये लीटर मोल इनवर्स या डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, ठीक है। तो इन चीजों को आप ध्यान से देख लो, बहुत सिंपल सी यूनिट्स हैं और ये एग्जाम में बहुत बार आती है। ए और बी के बारे में थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करूंगा। अभी आप खाली ये जो स्लाइड्स है उसको रीड कर लो और ये ध्यान रखो, बी ये इंपॉर्टेंट है, बी इक्वल्स टू 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल्स। या N4 नहीं है बेटा, ये N0 है, एवोगैड्रो नंबर है, ये ए ले लो बेटा, दिस इज ए, ठीक है, एवोगैड्रो नंबर। तो बी इक्वल्स टू क्या है? बी की वैल्यू जब निकालने को आ जाए 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। और जरूरी है क्या कि हमारे पास एक कंटेनर में एक ही गैस मॉलिक्यूल है, तो जितने भी गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी की वैल्यू हम जब निकालेंगे, बी की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे, तो अगर 1 मोल गैस मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास 1 मोल गैस मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास क्या है? 1 मोल गैस है, 1 मोल आइडियल गैस है बेटा, हमारे पास 1 मोल आइडियल गैस है और किसी कंटेनर में इनक्लोज्ड है, तो उसकी बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो वो आ जाएगा बी इक्वल्स टू आ जाएगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, यानी एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी बी की वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सिंगल गैस मॉलिक्यूल इंटू जितने भी मोल्स हैं, तो मोल्स के 1 मोल्स हैं तो 6.02 इंटू 10⁻23 है। तो ये हो गया B इक्वल्स टू 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।